So hello everyone, I welcome you all to UIS. So let's discuss प्रीलिम्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस में हैं. तो पहला जो टॉपिक है दिस इज़ रिलेटेड विद क्रॉप्स. देखो जो क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स में देर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज हेट्रोसिस. हेट्रोसिस जैसा कंसेप्ट है. इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक क्रॉप ए है, दूसरी क्रॉप बी है, दोनों को क्रॉस करके एक तीसरी क्रॉप बनती है नेक्स्ट जनरेशन की. सो इस क्रॉप की अगर जो वी कैन से कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो फीचर्स हैं दैट आर बेटर, मतलब जैसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी यील्ड ज़्यादा देता है, हाइट ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब इस प्रकार की कई प्रॉपर्टीज़ हैं पेरेंट्स प्लांट से ज़्यादा. अगर ये जो ऑफस्प्रिंग है उसकी क्वालिटी ज़्यादा है तो इसमें हम ये टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोसिस. सो ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो पीआईबी के अंदर पब्लिश हुआ है और यहाँ पे हाईलाइट किया गया है. देर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज हेट्रोसिस. तो ये हमको जानना है कि व्हाट बेसिकली इज हेट्रोसिस. हेट्रोसिस को हाइब्रिड वाइगर भी बोला जाता है और या आउटब्रीडिंग इन्हांसमेंट भी बोला जाता है. तो यहाँ पे लिखा है इट इम्प्रूव्ड और इंक्रीज्ड फंक्शन ऑफ एनी बायोलॉजिकल क्वालिटी इन हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग. The offspring is heterotic if its traits are enhanced as a result of mixing the genetic contribution of its parents. Hybrids in general show 20 से 25% higher yield over the conventional varieties across the crop. अब इसमें समझो, जैसे अगर आप समझने का प्रयास करें तो देखो वीट है, वीट की एक वैरायटी V1 है, इसको क्रॉस कराया. क्रॉस कैसे होता है? पॉलिनेशन के माध्यम से होता है. और तीसरी जो ऑफ स्प्रिंग है, नई जो वैराइटीज, इनसे जो बीज बनता है और वो फिर नई वैरायटी आपकी V3 आती है. तो V3 ज़्यादा बेटर यील्ड दे रही, ज़्यादा बेटर क्वालिटी है. तो इसको हम बोलेंगे जब आप ऐसी वैरायटी बनाते हो जिसमें ऑफ स्प्रिंग वैरायटी की क्वालिटी बेटर होती है इन कंपैरिजन टू द पेरेंट्स, तो यहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोसिस या हाइब्रिड वाइगर जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं. एंड इसमें 20 से 25% हायर यील्ड है अगर कन्वेंशनल वैरायटी से हम कंपेयर करें. तो यहाँ पे देखो ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है. और ये भी याद रखना कि हेट्रोसिस को हाइब्रिड वाइगर भी बोलते हैं और आउटब्रीडिंग इन्हांसमेंट भी बोलते हैं. तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज़ 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज़ रिलेटेड विद द गवर्नेंस. गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है. और जैसे अभी देखोगे तो 25 दिसंबर आपका गुड गवर्नेंस डे भी था. इस कंटेक्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ पे अगर आप देखो इकोनॉमिक टाइम्स में गुड गवर्नेंस डे 2022 नो हिस्ट्री सिग्निफिकेंस एंड वाई इंडिया सेलिब्रेट दिस डे. तो यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द गुड गवर्नेंस डे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एवरी ईयर इन ऑनर ऑफ फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी बर्थडे इंडिया ऑब्जर्व्ड गुड गवर्नेंस डे. The day is celebrated to make sure that the country's residents are treated fairly by the government and they receive the advantages of various government services. It was established with the slogan good governance through Indian government. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये डे है इट इज़ डिवोटेड, जो फॉर्मर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे हैं. एंड 2014 के अंदर ये जो डे है उसको अनाउंस किया गया दिसंबर 25 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे आपका सेलिब्रेट किया जाता है. जो पर्पज़ है गुड गवर्नेंस डे का, इससे क्या है कि हाईलाइट करना कि जो जो बहुत सारी सर्विसेज हैं वो आपकी रीच कर सकें, लोगों तक रीच कर सकें. जैसे मान लो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके प्रति जो जिम्मेदारी है सर्विसेज और दूसरी जो चीज़ें हैं वो पहुंचाना, संवैधानिक जिम्मेदारी आपका इस्टाब्लिश करना. तो जिस माध्यम से होता है वो गवर्नेंस होता है. अगर वो गवर्नेंस इफेक्टिवली अच्छे से होता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये आपका गुड गवर्नेंस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही. इट वॉज स्टैब्लिश्ड विद द स्लोगन गुड गवर्नेंस थ्रू इंडियन गवर्नेंस. तो यहाँ पे याद रखना है कि गुड गवर्नेंस थ्रू ई गवर्नेंस, ये स्लोगन था आपका. ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जब आप गवर्नेंस कैरी आउट करते हो बाय यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी का माध्यम से जब हम गुड गवर्नेंस कैरी आउट करते हैं तो वहाँ पे उसे हम ई गवर्नेंस बोलते हैं. देखो ये गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है. आंसर जो है दैट इज़ 1 एंड 2. तो इकोनॉमिक टाइम्स का टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द अल्कोहल. अल्कोहल अभी न्यूज़ में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे सैड इंसिडेंट्स भी हुए हैं. अल्कोहल के कंटेक्स्ट में बैन की बात भी की जाती है. बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे बिहार है, गुजरात है, वहाँ पे बैन भी है, लेकिन फिर भी कई केसेस जो है वो देखने को आपको मिलते हैं. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो न्यूज़ आपकी इंडियन एक्सप्रेस में है, वाई डू सम इंडियन स्टेट्स बैन अल्कोहल, व्हाट आर इट्स इफेक्ट. ये क्यों कई सारे स्टेट्स बैन करते हैं. सो इंडिया की लॉन्ग हिस्ट्री है, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बैनिंग अल्कोहल विद प्रोहिबिशन जो अल्कोहल का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी है, की गांधीयन प्रिंसिपल है. अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट. स्टेट
लेजिस्लेचर मतलब स्टेट सब्जेक्ट होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर ही उसके प्रति जो लॉ है वो आपका फ्रेम कर सकता है, उससे प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चर सब कुछ. वेरी डिफिकल्ट टू डिक्लेयर अ बैन ऑन अल्कोहल्स बिकॉज जो लीकर रेवेन्यू आर नॉट ईजी टू इग्नोर एंड हैव कंसिस्टेंटली कंट्रीब्यूटेड लास्ट शेयर ऑफ गवर्नमेंट. सरकार जो पैसा कमाती है उसको इग्नोर करना एक बहुत आसान काम नहीं है. एंड अल्कोहल की अगर बात करें तो देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये भी सही है कि जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा है और बैन करना अल्कोहल को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है. कमेंट सेक्शन में बताओ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है वो किस पार्ट के अंदर इंक्लूड होता है. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी ऑलरेडी है. सो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है बेसिकली अगर आप देखो तो जो एक प्रकार से फंडामेंटल कंसीडर किए जाते हैं सरकार के गवर्नेंस. फंडामेंटल प्रिंसिपल जब सरकार गवर्नेंस करती है तो उसमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में कंसीडर किए जाते हैं. तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट तो सही है, ये गलत है. यहाँ 8th शेड्यूल है, रादर ये 7th शेड्यूल है. 7th शेड्यूल के अंदर आपके मेंशनड हैं सब्जेक्ट्स पे जिन पे जो लॉ है वो फ्रेम आपके होने हैं. तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ बी. नेक्स्ट देखते हैं. दिस इज़ रिलेटेड विथ अ कंसेप्ट. एक शब्द कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं द डार्क पैटर्न. तो इस हिंदू पर भी इस पर आर्टिकल आया है और देखा जाए तो आज के समय में साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा इशू आपके लिए फ्रेम हो जाता है. कई लिंक आते हैं उस पर हम क्लिक कर देते हैं. तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आपको कहीं ना कहीं जो भी आप मतलब जो भी लिंक शेयर किया जाए या जो भी कंसेंट मांगा जाता है तो उसको आपको करना पड़ता है जब आपको अपने पर्सनल डेटा को शेयर करना है. तो ऐसे कई कंसेप्ट इमर्ज होते हैं, उसमें से एक कंसेप्ट डार्क पैटर्न का है. सो व्हाट आर डार्क पैटर्न्स इन द इंटरनेट, ये आपका हिंदू के अंदर आए. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डार्क पैटर्न. इसे डिसेप्टिव पैटर्न भी बोला जाता है. तो ऐसे पैटर्न अनएथिकल है, are unethical users interface designed that deliberately make internet experience harder and even exploit users. They benefit the company or platform employing the design. By using the dark pattern, digital platform take away user right to full information about services they are using and reduce their control over browsing experience. मतलब इसमें ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है, ऐसा ये क्रिएट किया जाता है UI और UX यू कैन से यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्चर्स और डिज़ाइनर. जैसे आपके एक पर्सन जिसका नाम है हैरी ब्रिग नॉल करके है, उसने लाइक वर्क किया था इस कैटलॉग में और इस पैटर्न के लिए. एंड इसमें लाइक अराउंड 2010 में इमर्ज भी होता है. ये ऐसा पैटर्न क्रिएट कर देते हैं जिसमें हमारा जो कंट्रोल है इन्फॉर्मेशन के प्रति वो बहुत ही कम हो जाता है. कोई लिंक आया उसमें आप क्लिक किया या फिर इवन जो हमारा ब्राउजिंग एक्सपीरियंस भी वो एक्सप्लॉयटेटिव एक तरीके से रहेगा. आपको उन्हीं चीज़ों को आप देख सकते हैं जो दिखाने का प्रयास किया जाएगा, आपका कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में नहीं होगा. सो ये जो एक तरीका होता है जिसके माध्यम से जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो दे ट्राई टू कंट्रोल द यूज़र्स. तो इसे डार्क पैटर्न या डिसेप्टिव पैटर्न ये शब्द इस्तेमाल आपका किया जाता है. एंड ये अनएथिकल यूज़र इंटरफेस है और मेनली जो भी इंटरनेट यूज़र्स हैं उनका एक्सपीरियंस को थोड़ा टफ बनाना, एक्सप्लॉइट करना. तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज़ अबाउट द सीन फिशिंग. एक बहुत बड़ा, जैसे अभी कुछ आपके सदर्न पार्ट में हैं तो सदर्न पार्ट में सीन फिशिंग को बैन किया गया है. अब ये जो सीन फिशिंग है आप मानो कि बहुत बड़ा सा नेट होता है, पूरे समुद्र में ऐसा डाल दिया जाता है या तो, और पूरा का पूरा के जो मछलियाँ हैं वो उनको पकड़ लिया जाता है. तो ये क्या है, जैसे इतना बड़ा नेट है और इधर से क्लोज कर दिया जाए, सारी की सारी फिशेज़ उसमें चली जाती हैं, फिर उसको लेके जाया जाता है. तो ये जो सीन फिशिंग है ये मैटर ऑफ कंसर्न रहती है. सो सीन फिशिंग की बात करें तो इस पर भी अगर आप देखो पर सीन फिशिंग रिवील्स फॉल्ट लाइन्स इन फिशरमैन कम्युनिटी, क्योंकि इसको बैन किया गया तो जो फिशरमैन कम्युनिटी दे आर ऑल्सो बीइंग इम्पैक्टेड. सो दिस इज़ अ मेथड ऑफ फिशिंग दैट एम्प्लॉयज सराउंडिंग नेट कॉल्ड सीन. एक नेट होता है सराउंडिंग नेट का इस्तेमाल किया जैसे सीन बोलते हैं. पर सीन फिशिंग डिप्लॉयड वाइडली ऑन इंडियन ईस्टर्न कोस्ट. तो बेसिकली ये जो पर सीन है, जैसे अगर देखा जाए तो ये वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. बहुत ही बड़ा एक वर्टिकल नेट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ डाला जाता है और मिड वाटर में, और पूरा का पूरा आप मान सकते हैं कि पूरी फिशेज़ इसमें ट्रैप हो जाती हैं, फिर वो पूरी जनरेशन फिशेज़ की लेकर जाता है ये. तो इसमें क्या है कि पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम काफ़ी डैमेज होता है. तो ये गलत है और ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं. सीन नेट्स कैन बी डिप्लॉयड फ्रॉम द शोर एज अ बीच सीन और फ्रॉम अ बोट. मतलब बोट के माध्यम से इसको डिप्लॉय किया जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है. तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा 1 and 3. सो दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. अभी आपके पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यूज़ दिस कोड एस PLIVE. तो ये जो ऑफ़र आप देख रहे हो जैसे 18 मंथ्स है, तो ये रिड्यूस हुआ है अमाउंट 23% से. और ये जो अमाउंट आप देख रहे हो इस अमाउंट में 18 महीने तक
आपको क्या क्या चीज़, जैसे आप मुझसे जुड़ सकते हो, मेरा कोर्स करंट अफेयर्स का 18 महीने तक देख सकते हो, तो उसमें हिंदू है और डिफरेंट न्यूज़पेपर है, MCQs, आंसर राइटिंग, हर चीज़ कवर्ड है। फिर आपको कुछ नहीं करना, वीक में 5 क्लासेस है, 2 दिन आपको रिवाइज करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़ आप याद रखो कि दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि इसके अलावा जैसे आप सिर्फ एक ही कोर्स नहीं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपके लिए फ्री होंगे, बैच कोर्सेज सब कुछ फ्री होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसमें आप इमेजिन करो कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप प्रीलिम्स मेंस की इतनी सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग ऑप्शनल भी आप याद रखो, ऑप्शनल भी, तो ऑप्शनल एक नहीं, सारे ऑप्शनल आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, तो सारे एजुकेटर के सारे सब्जेक्ट आप एक्सेस कर पाते हो। कैसे ज्वाइन करो कि unacademy.com में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट करो, SPLIVE कोड डाल दो और ज्वाइन कर लो, बस ये करना। फिर जितनी भी चीज़ें आएंगी उस ड्यूरेशन में सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। जैसे अभी प्रीलिम्स रिवीजन बैच है, ये एक्सेस कर सकते हो, उसका 2024 से रिलेटेड बैच है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। सो ये पूरी है UIS चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।